कार दोस्तों, स्टडी विथ देवचरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने महमूद गजनबी को शुरू किया है मध्यकालीन इतिहास में। तो महमूद गजनबी में मध्यकालीन इतिहास में आगे चलते हैं थोड़ा। आइए देखते हैं महमूद गजनबी के दरबारी इतिहासकार पर चर्चा करते हैं। उतबी महमूद गजनबी का शाही इतिहासकार था। उतबी ने ग्रंथ लिखा है किताब उल यामिनी ग्रंथ की रचना उतबी ने की है। उतबी महमूद गजनबी का शाही इतिहासकार था। दूसरा इतिहासकार है फिरदौसी ने शाहनामा ग्रंथ की रचना फिरदौसी ने की है। फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता था। उसने फारसी भाषा का आरंभ किया। फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता था। उसने फारसी भाषा का आरंभ किया। शाहनामा को अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है। जो फिरदौसी द्वारा लिखा गया शाहनामा, इसको अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है। तीसरे दरबारी इतिहासकार वैहाकी ने तारीख ए सुबुक्तगीन इस ग्रंथ की रचना वैहाकी ने किया है। तारीख ए सुबुक्तगीन। इसके बाद अलबर्नी ने किताब उल हिंद तहकीक ए हिंद की रचना की है। अलबर्नी ने किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद की रचना अलबर्नी ने किया है। इसके बाद अलबर्नी ईरान में ख्वारिज़्म प्रांत में खीवा का मूल निवासी था। जो अलबर्नी ईरान में एक ख्वारिज़्म प्रांत था। इस प्रांत में खीवा का मूल निवासी था। उसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। अलबर्नी का पूरा नाम यदि देखा जाए, अलबर्नी का पूरा नाम है अबू रेहान मोहम्मद इब्न हसन अहमद अलबर्नी। इसका नाम था। 1017 ईस्वी में महमूद गजनबी ख्वारिज़्म पर आक्रमण करके खीवा से अलबर्नी को बंदी बनाकर गजनी ले आया। जो महमूद गजनबी ख्वारिज़्म पर आक्रमण करके खीवा से अलबर्नी को बंदी बनाकर गजनी ले आया था। इसके बाद अलबर्नी की विद्वता से प्रभावित होकर के महमूद गजनबी ने उसे गजनी का राज्य ज्योतिष बना दिया। क्योंकि वह बहुत विद्वान था, वह कई भाषाओं को जानता था। इसकी विद्वता को देखते हुए महमूद गजनबी ने अलबर्नी को गजनी राज्य का ज्योतिष बना दिया कि आप हमारे यहाँ ज्योतिष का कार्य करेंगे। अलबर्नी अरबी, फारसी, संस्कृति भाषाओं के ज्ञाता के साथ साथ गणित विज्ञान, खगोल विज्ञान, भूगोल का भी ज्ञाता था। बहुत विद्वान था। इसके बाद 1017-18 ईस्वी में महमूद गजनबी के साथ भारत चला आया हुआ। क्योंकि महमूद गजनबी भारत आया था 1017-18 में, इन्हीं के साथ वह अलबर्नी भी भारत आया। भारतीय पुराणों का अध्ययन करने वाला अलबर्नी प्रथम मुस्लिम था। यदि पूछा जाए भारतीय पुराणों का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था, तो अलबर्नी ने ही किया था। वह प्रथम मुस्लिम था। वह भारत में सबसे अधिक श्रीमद् भागवत गीता से प्रभावित हुआ अलबर्नी। उसके अनुसार भारत की सबसे निम्न श्रेणी की जातियां जो थी वो थी हाजी, डोम, चांडाल और बदाऊं थी। यह विद्वान अलबर्नी ने कहा जो भारत में सबसे निम्न श्रेणी की जातियां हैं वह हाजी, डोम, चांडाल और बदाऊं थी। अलबर्नी ने अरबी भाषा में किताब उल हिंद नामक ग्रंथ की रचना किया। अलबर्नी ने अरबी भाषा में किताब उल हिंद नामक ग्रंथ की रचना की।
इस ग्रंथ में 1000 से 1027 ईस्वी के मध्य भारत की राजनीति और सामाजिक दशाओं का उल्लेख किया है। महमूद गजनबी ने जो किताबुल हिंद नामक ग्रंथ की रचना की है अरबी भाषा में, इसमें 1000 से 1027 ईस्वी के मध्य भारत की राजनीतिक और सामाजिक दशाओं का उल्लेख किया है। अलबर्नी कभी भी महमूद गजनबी को सुल्तान नहीं कहा, बल्कि अमीर कहकर ही संबोधित किया। अमीर। अलबर्नी ने महमूद गजनबी को सुल्तान कभी नहीं कहा, बल्कि अमीर कहकर ही संबोधित किया। या आप अमीर हैं। अलबर्नी के अनुसार पराशर ऋषि के पुत्र वेद व्यास ने हिंदी वर्णमाला, अलबर्नी ने कहा कि पराशर ऋषि के पुत्र वेद व्यास ने, पराशर ऋषि के पुत्र हैं वेद व्यास ने हिंदी वर्णमाला के जो 50 अक्षर हैं, 50 अक्षरों को प्रारंभ किया था वेद व्यास ने। इसके बाद दोस्तों देखते हैं महमूद गजनबी के सिक्के। महमूद गजनबी के सिक्कों पर चर्चा करते हैं। सिक्कों पर महमूद गजनबी के सिक्कों पर अत्यक्त मेकम अवतार मुहम्मदम लिखा पाया गया। अत्यक्त मेकम अवतार मुहम्मद लिखा पाया गया। महमूद गजनबी संस्कृत भाषा में लेख लिखे हुए सिक्कों को जारी करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। मतलब संस्कृति भाषा में लेख लिखे हुए सिक्कों को जारी करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो महमूद गजनबी था। इसके बाद संस्कृत लेख लिखे हुए सिक्कों पर अत्यंत मेकम अवतार मुहम्मद शब्द लिखा हुआ है। कुछ अन्य सिक्कों पर इस्लामी उपाधियों के साथ साथ शैव संप्रदाय का प्रतीक चिन्ह नंदी बैल का चित्र बना हुआ है और दूसरी ओर श्री सामंत खुदा हुआ है। इसके सिक्कों पर श्री सामंत खुदा हुआ है, दूसरी ओर शैव संप्रदाय का प्रतीक चिन्ह भी बना हुआ है नंदी बैल का। इस्लामी उपाधियों के साथ साथ शैव संप्रदाय का यह प्रयोग किया है महमूद गजनबी ने। इसके बाद महमूद गजनबी के बाद देखते हैं एक दूसरा इंपॉर्टेंट है शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का कार्यकाल 1173 से 1206 ईस्वी तक माना जाता है। मोहम्मद गोरी गोर प्रांत का रहने वाला था। उसका बड़ा भाई गियासुद्दीन गोर प्रांत का स्वतंत्र शासक था। गियासुद्दीन मोहम्मद गोरी ने 1173 ईस्वी में गजनी पर अधिकार कर लिया और अपने भाई के अधीन रहकर शासन करने लगा। गजनी पर अधिकार कर लिया 1173 ईस्वी में गोरी ने। 2 वर्षों तक गजनी में अपनी स्थितियों को मजबूत करने के पश्चात 2 वर्षों तक गजनी में अपनी स्थितियों को मजबूत करने के पश्चात महमूद गजनबी द्वारा भारत पर किए गए अंतिम आक्रमण के 148 वर्षों बाद मोहम्मद गोरी ने, जब महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था उसके 148 वर्षों के बाद मोहम्मद गोरी ने पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया, 148 वर्षों के बाद किया था। तो मुल्तान पर आक्रमण देखते हैं मोहम्मद गोरी का 1175 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण करके वहां के करमार्थी वंश के शासक थे दाऊद, उनको पराजित कर मार डाला और मुल्तान पर अधिकार कर लिया। और अधिकार करके स्थितियों को मजबूत करने के पश्चात गजनी वापस चला गया। मोहम्मद गोरी करमार्थी वंश के शासक दाऊद को पराजित कर डाला, मुल्तान के शासक को, और वहां पर स्थितियों को मजबूत करके वह गजनी वापस चला गया मोहम्मद गोरी 1175 ईस्वी में। इसके बाद 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण करता है। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण कर दिया और उस समय गुजरात में चालुक वंश का शासक मूलराज द्वितीय था। उसने अपनी विधवा माता नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के पास मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। यह मोहम्मद गोरी की भारत में पहली पराजय थी।
यह मूल राज द्वितीय ने इन्हें पराजित कर दिया, मोहम्मद गोरी को, 1178 ईस्वी में गुजरात में। इसके बाद गुजरात पर आक्रमण के समय अपनी कमजोरियों को समझकर अब गुजरात पर आक्रमण ना करके वह पंजाब की ओर प्रस्थान किया मोहम्मद गोरी कि अब हम गुजरात में नहीं जीत पाएंगे, तो वह गुजरात पर ना आक्रमण करके पंजाब की ओर प्रस्थान किया और 1186 ईस्वी में पंजाब के शासक मलिक खुसरो को अपने अधीन कर लिया। 1186 में पंजाब के शासक मलिक खुसरो को अभी अपने अधीन कर लिया। उसके बाद तत्पश्चात सिंधु नदी को पार करके भारत में प्रवेश किया। उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली शासक, जब वह सिंधु नदी को पार करके भारत में प्रवेश किया, तो उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान था। हरियाणा राज्य में भटिंडा में तराइन नामक गांव के पास पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच 2 युद्ध होते हैं, जिसे तराइन का युद्ध कहा जाता है। तराइन का युद्ध 2 होता है। प्रथम तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में होता है। 2 पक्ष थे, मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान। परिणाम ऐसा होता है कि मोहम्मद गोरी हार जाता है, इसकी पराजय होती है और पृथ्वीराज चौहान विजयी होता है। द्वितीय तराइन के युद्ध में 1192 ईस्वी में पक्ष वही थे, तदेव परिणाम मोहम्मद गोरी की विजय होती है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। क्योंकि तराइन के द्वितीय युद्ध में हार जाता है, प्रथम युद्ध में जीतने के बाद वह एक ऐसा शासक था पृथ्वीराज चौहान कि उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। वह एक वाइफ थी संयुक्ता, अपनी पत्नी के साथ वह फिर भोग विलास में पड़ गया। उन्हीं के साथ रंगरलिया मनाने लगा। उसे किसी बात का यह नहीं डर था कि दोबारा से भी आक्रमण हो सकता है। एक ही वर्ष बाद मोहम्मद गोरी फिर से अपनी सेना को ताकत उत्साह के साथ तराइन के द्वितीय युद्ध में उनको पराजित कर देता है। तराइन के द्वितीय युद्ध में मुसलमानों के लिए दिल्ली का दरबार हमेशा हमेशा के लिए खोल दिया। मोहम्मद गोरी दिल्ली पर अधिकार करने के पश्चात इंद्रप्रस्थ नगर में सैन्य मुख्यालय स्थापित करके उसका मालिक एवं सिपाह सालकार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त करके वापस गजनी चला गया। मोहम्मद गोरी द्वितीय तराइन के युद्ध को जीत लेता है। वह इंद्रप्रस्थ नगर में सदैव सैन्य मुख्यालय बना करके और वहाँ का मालिक और सिपाह सालकार कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त करता है। इसके बाद वह गजनी चला गया। इसके बाद 2 वर्षों बाद फिर से एक युद्ध होता है, जिसे चंदावर का युद्ध कहते हैं। इसकी तिथि 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच होता है। परिणाम यह निकलता है कि मोहम्मद गोरी विजयी होता है और राजा जयचंद पराजित होकर के और मारा जाता है। इसलिए मारा जाता है क्योंकि जब संयुक्ता थी, वह इनकी बहन थी, राजा जयचंद की बहन थी। इनको जबरदस्ती मोहम्मद गोरी उठा लाता है, स्वयंवर से उठा ला करके जबरदस्ती शादी कर लेता है। इसीलिए जब 1192 ईस्वी में तराइन का युद्ध होता है, प्रथम में भी द्वितीय युद्ध में भी, तो राजा जयचंद ने साथ नहीं दिया, जिससे पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई। इसीलिए जब राजा जयचंद पर आक्रमण करता है मोहम्मद गोरी, तो पृथ्वीराज चौहान भी साथ नहीं देता है, इसीलिए इनकी भी पराजित हो जाती है। दोनों लोग आपस में मतभेद के कारण एक दूसरे की सहायता नहीं करते हैं और युद्ध हार जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में कन्नौज और इटावा के मध्य चंदावर नामक स्थान पर मोहम्मद गोरी और कन्नौज के गढ़वाल वंश के अंतिम शासक राजा जयचंद को पराजित किया। अब मोहम्मद गोरी का वाराणसी तक के क्षेत्रों पर अधिकार हो गया। इसका पूरा का पूरा वर्चस्व हो गया, अधिकार हो गया। अपने विजित भारतीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व शासक अपने गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त करके
वह वापस गजनी चला गया। अब देखते हैं मोहम्मद गोरी के प्रमुख गुलाम कौन कौन से हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन यल्दौज, नासरुद्दीन कुबाचा, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, ये सभी चारों मोहम्मद गोरी के प्रमुख गुलाम हैं। इनको गुलाम बनाया है। मोहम्मद गोरी का दास कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी बंगाल पर आक्रमण करने के लिए जाते समय 1203 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विनाश करवा दिया बख्तियार खिलजी ने। इसके बाद 1205 ईस्वी में बंगाल में सेन वंश के अंतिम शासक लक्ष्मण सेन को भी पराजित करके लखनऊती पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात लक्ष्मण सेन को विक्रमपुर से कैद कर लिया गया। कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विनाश करवा दिया था। बंगाल में सेन वंश के शासक था जो अंतिम था लक्ष्मण सेन को भी इन्होंने लखनऊ पराजित करके लखनऊती पर आक्रमण अधिकार कर लिया। इसके पश्चात लक्ष्मण सेन को विक्रमपुर से कैद कर लिया गया। जब इनको कैद कर लिया तब बंगाल पर अधिकार करने के पश्चात इन्होंने तिब्बत पर अधिकार करने के लिए प्रस्थान किया कि अब हम तिब्बत पर अधिकार करेंगे। लेकिन मार्ग में 1205 ईस्वी में कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी की मृत्यु हो गई। रास्ते में ही कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी की 1205 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। अंतिम बार मोहम्मद गोरी 1205 ईस्वी में भारत आया। अंतिम बार मोहम्मद गोरी 1205 ईस्वी में भारत आया। सिंधु नदी के तट पर पंजाब के खोखरों ने मोहम्मद गोरी को घेर लिया। तब कुतुबुद्दीन ऐबक अपने गुलाम इल्तुतमिश को लेकर वहां पहुंचा और खोखरों को पराजित कर मोहम्मद गोरी को लेकर दिल्ली आया। कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का भी एक गुलाम था इल्तुतमिश। इनके साथ वह आया और खोखरों से मोहम्मद गोरी को बचा करके दिल्ली ले आया। मोहम्मद गोरी इल्तुतमिश की रण कौशलता से प्रभावित हो गया और कुतुबुद्दीन ऐबक को आदेश दिया कि इल्तुतमिश को दास प्रथा से मुक्त कर दो। अब ये दास नहीं रहेगा, इस प्रथा से इसे मुक्त कर दो। इस प्रकार 1205 ईस्वी में इल्तुतमिश को दास प्रथा से मुक्ति मिल गई। अब उन्हें दास नहीं कहा जाएगा, इसीलिए इल्तुतमिश को दासों का दास कहा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद एक दास था। मोहम्मद गोरी भारत में मुस्लिम राज की बुनियाद रखा। मोहम्मद गोरी भारत में मुस्लिम राज की बुनियाद रखा। दोस्तों, भारत में मुस्लिम राज का बुनियाद मोहम्मद गोरी द्वारा रखा क्षेत्रों को सुदृढ़ किया और कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में प्रतिनिधि शासक नियुक्त करके वापस लाहौर के रास्ते गजनी जा रहा था। लेकिन सिंधु नदी के तट पर दमयक नामक स्थान पर 15 मार्च 1206 ईस्वी को दमयक नामक स्थान पर 15 मार्च 1206 ईस्वी को शाम के समय था कि वह नमाज अदा करते समय खोखरों ने मोहम्मद गोरी का वध कर दिया। मोहम्मद गोरी को गजनी में ले जाकर के दफनाया गया। खोखरों ने ही इनको मृत्यु के घाट उतार दिया। इसके बाद देखते हैं दोस्तों मोहम्मद गोरी के सिक्के। मोहम्मद गोरी ने देवी लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्कों को जारी करवाया था। देवी लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्कों को जारी करवाया। एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति, दूसरे भाग पर मोहम्मद बिन शाम अंकित करवाया तथा कुछ सिक्कों पर शिव के बैल की आकृति और दूसरी ओर पृथ्वीराज शब्द लिखवा दिया, क्योंकि वह एक प्रतापी शासक था। मोहम्मद गोरी के सिक्कों को देहली वाला सिक्का कहा जाता था। मोहम्मद गोरी के सिक्कों को देहली वाला सिक्का कहा जाता था। मोहम्मद गोरी के 3 दासों ने निम्न क्षेत्रों पर अधिकार करके शासन करने लगे। इनके 3 और दास थे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर तथा दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। गजनी में ताजुद्दीन यल्दौज ने अपना अधिकार करने लगा शासन। सिंध के उच्च प्रांत में नासिरुद्दीन कुबाचा करने लगा।
इसके बाद दोस्तों अगली वीडियो में दिल्ली सल्तनत पे हम चर्चा करेंगे। दिल्ली सल्तनत क्या है। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।